हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं कोस्ट अकाउंटिंग बुक के ही चैप्टर नंबर 21 को कवर करने वाली हूँ, जो कि है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे, फिर इसमें आगे आने वाले कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसके फीचर्स और भी बहुत कुछ हैं टॉपिक छोटे छोटे जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। ये बहुत ही इजी है, छोटा सा चैप्टर है और इसी पूरी वीडियो में ये पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले चलो देखते हैं इसके मीनिंग के बारे में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होता क्या है। ठीक है, अगर इसके मीनिंग पे अगर हम ध्यान दें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक ना टेक्निक है, एक स्पेसिफिक टेक्निक है मैनेजेरियल कंट्रोल की। ठीक है, जहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हर एक पर्सन की, हर एक ग्रुप ऑफ पर्सन की, वो डिवाइड होती हैं उनके काम के अकॉर्डिंग। मतलब हर एक जो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में वो या फिर जो ग्रुप ऑफ पर्सनस हैं उनको उनकी काम के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि भाई आपका ये काम है, तो इस काम को करने की जो जिम्मेदारी है, इस काम को करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी बनती है, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस आप कोई भी एक कर सकते हो, जैसे कि इसकी फर्स्ट डेफिनेशन में बोला गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज़ दैट टाइप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये एक ऐसी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है दैट कलेक्ट्स एंड रिपोर्ट बोथ द प्लान्ड, जो कलेक्ट करती है और रिपोर्ट भी करती है बोथ प्लान्ड एंड एक्चुअल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। प्लान्ड मतलब जो पहले से बनाई हुई है, और एक्चुअल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, इन द टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जो ये टर्म है ना, ये आगे आएगी इस चैप्टर में, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है उसका एक छोटा सा मीनिंग था। तो चलो इसके बाद हम इसके ना मेन फीचर्स देख लेते हैं कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है इसके जो मेन फीचर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इसमें बोला गया है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल एरियाज़। देखिए, ये सबसे इनिशियल या फिर हम कह सकते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का। इसमें ये बोला गया है कि जब भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम एक ना ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को भी बनाते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में ना हर एक एरिया के फंक्शंस होते हैं कि भाई ये एरिया इस फंक्शन के लिए जाना जाता है। जैसे कि हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में हमारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, जैसे हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे अलग अलग फंक्शनल एरियाज़ को बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसमें हम कह सकते हैं कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का यही होता है कि वो अपने फंक्शनल एरियाज़ को डिटरमाइन कर लेती है। दूसरा इसमें फ़ीचर ये है इसका कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कोस्ट सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर जितना भी कोस्ट होता है उसको जब भी हम उसको क्लासीफाई करते हैं ना कि भाई ये कोस्ट कहाँ से आई, ये कोस्ट कहाँ से आई, तो वो हमेशा हम उसके कोस्ट सेंटर के बेसिस पे करते हैं। ये बात याद रखना कि हम उसके हमेशा कोस्ट सेंटर के बेसिस पे उसको क्लासीफाई करते हैं, किसको, कोस्ट को। थर्ड पॉइंट आता है सेपरेट कलेक्शन ऑफ नॉन कंट्रोलेबल कोस्ट। देखिए, सबसे पहली बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में नॉन कंट्रोलेबल कोस्ट जैसा कोई भी कोस्ट होती ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी कोस्ट है भी तो उसको हम हमेशा सेपरेट कलेक्ट करेंगे, मतलब उसको हमेशा सेपरेटली कलेक्ट करेंगे बाकी कोस्ट से। फिर इसका फोर्थ पॉइंट आता है प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोलेबल कोस्ट। ऑब्वियसली दो टाइप ये कोस्ट होती हैं हमारी, नॉन कंट्रोलेबल एंड कंट्रोलेबल कोस्ट। तो यहाँ पे जो कंट्रोलेबल कोस्ट होती है उसकी यहाँ पे प्रॉपर क्लासिफिकेशन की जाती है, किसके अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर। इसका लास्ट पॉइंट आता है रिपोर्टिंग ऑफ द वर्क परफॉर्मेंस। जैसे कि हम जानते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर हर पर्सन की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है और वो अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इससे क्या होता है कि ना वर्क परफॉर्मेंस को एनालाइज करना बहुत ईजी हो जाता है। जब हमें पता है कि कौन पर्सन किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल है तो हमें ईज़िली ये पता लगा सकते हैं कि उसकी वर्क परफॉर्मेंस कैसी है, जो टारगेट हमने उसको बताया था, जो गोल हमने उसको बताया था, क्या उसने प्रॉपर पूरा किया है कि नहीं किया। फिर इसकी जो रिपोर्ट होती है वो हमेशा टॉप मैनेजमेंट के पास जाती है, चाहे वो सक्सेस की हो चाहे वो फेलियर की हो। तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स किसके, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ स्टेप्स।
ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं ये इन्वॉल्व हैं हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। मतलब जब भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अडॉप्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें इन फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। पहला स्टेप है हमारा डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें हमें एक छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को डेवलप करना पड़ता है, जिसमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर होगा, वो इंचार्ज होगा, ठीक है, और वो सारी परफॉर्मेंस को हेल्ड करेगा डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हमारा क्या होता है, डिवीज़न इनटू रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ द टारगेट। अब जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को सेटअप कर देते हैं तो हमारा अगला काम ये होता है कि हम अपने टारगेट को डिटरमाइन करें कि हमें कौन सा टारगेट है वो फुलफ़िल करना है और कितने कितने समय में उसको फुलफ़िल करना है, और कौन कौन से पर्सन इसके अंदर आते हैं और किस किस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। तो ये होता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ द टारगेट। फिर आता है हमारा रिकॉर्डिंग एंड अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें ये होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है ताकि लास्ट में जब हम उसको कंपेयर कर सकें स्टैंडर्ड वाली परफॉर्मेंस से कि भाई एक्चुअल हमारी क्या थी और स्टैंडर्ड हमारी क्या थी। इससे क्या होता है कि जब हम अपने अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अप्रेज़ल देते हैं तो उस टाइम पे उनकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए अप्रेज़ल देना बहुत ही इजी हो जाता है। तो रिकॉर्डिंग एंड अप्रेज़ल ऑफ परफॉर्मेंस। उसके बाद आता है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस। अगर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कम है, मतलब हमने सोचा जो हमने सोचा था वो एक्चुअली में उतना नहीं हुआ, उससे कहीं ज़्यादा कम हुआ है, तो हम इसको सीधा सीधा टॉप मैनेजमेंट के पास पहुंचाते हैं। इस बात को जो पर्सन उसमें इंक्लूड थे उनके नाम दिए जाते हैं और उनको रिस्पॉन्सिबल हेल्ड किया जाता है कि भाई ऐसी गंदी या फिर ऐसी पुअर परफॉर्मेंस के लिए ये बंदे रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आता है ये हमारा चौथा पॉइंट था, कम्युनिकेशन ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस। फिर आता है हमारे करेक्टिव एक्शन। ये हमारा लास्ट स्टेप है इसका। करेक्टिव एक्शंस में यही होता है कि जो नेसेसरी हम एक्शंस ले सकते हैं हम उन एक्शंस को लेते हैं प्रॉपर टाइम पे। जो भी मिस्टेक्स हुई हैं जिस भी पर्सन से हुई हैं उसको हम सुधारने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो ये थे हमारे कुल मिला के 5 स्टेप्स। जब भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को इंक्लूड या फिर अडॉप्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो हम इन फॉलोइंग 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फिर आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज़ अ सब यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है, एक सब यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे कि हमने स्टेप्स में पढ़ा, हमारा पहला स्टेप ही यही बोलता था कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को डिवाइड करना है या फिर उनका डिवीज़न करना ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब हम उनका डिवीज़न करते हैं ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के सब यूनिट्स, मतलब छोटी छोटी यूनिट्स कहलाते हैं। कौन, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। और हर सेंटर का जो कंट्रोल होता है ना वो एक मैनेजर के पास होता है और वही मैनेजर उसमें होने वाली हर एक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आया। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की सब यूनिट्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी यूनिट्स हैं, उनमें से जो छोटी छोटी सब यूनिट्स हैं वही हमारी क्या कहलाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहलाती हैं। इसका जो कंट्रोल होता है वो एक मैनेजर के हाथ में होता है जो कि इसमें होने वाली हर एक एक्टिविटी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। फिर आता है इसमें कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये कुछ भी हो सकती हैं, लाइक क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकती हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड हो सकती हैं, क्वांटम ऑफ सेल से रिलेटेड हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर आता है अंडर दिस सिस्टम द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क परफॉर्मेंस इज सेट फोर्थ टेकिंग फ्रॉम द टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ एंटरप्राइज टू द हेड ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। इसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो वर्क परफॉर्मेंस की वो टॉप एग्जीक्यूटिव से लेकर सारे डिपार्टमेंट के हेड, मैनेजर और इंचार्जेस तक जाती है। और जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हैं ये फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड हैं। पहला है इसमें एक्सपेंस सेंटर, दूसरा है इसमें प्रॉफिट सेंटर और तीसरा है इसमें इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेंस और कॉस्ट सेंटर, ठीक है। एक्सपेंस और कॉस्ट सेंटर में आता है कि दीज सेंटर्स आर इन द मैनेजर विच आर हु आर रिस्पॉन्सिबल
फॉर द कोस्ट इनकर्ड बट हैव नो रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब ये एक्सपेंसेस या फिर कोस्ट सेंटर वो सेंटर होते हैं जिसके मैनेजर सिर्फ उसके खर्चे और उसके एक्सपेंडिचर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब उसकी सिर्फ कोस्ट होगी ना, जो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसमें जनरेट होने वाले, उस सेंटर में जनरेट होने वाले किसी भी रेवेन्यू, किसी भी प्रॉफिट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ठीक है, इसमें अगला आता है प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर को कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेंटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेंटर भी बोला जाता है। इस सेंटर में जो हमारे मैनेजर्स होते हैं ना, वो दोनों एक्सपेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो इनपुट हो चाहे आउटपुट हो। मतलब एक्सपेंसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे और जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे ना, रेवेन्यू अर्न करेंगे, उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, कोस्ट सेंटर में तो ये था कि बस वो कोस्ट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल थे, रेवेन्यू के लिए नहीं थे। लेकिन इसमें वो कोस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल और रेवेन्यू के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लास्ट आता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। ये कंसेप्ट है जो इन्वेस्टमेंट सेंटर का, ये कहीं ना कहीं बहुत नया है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये वो सेंटर्स होते हैं जहाँ पे जो हमारा जो मैनेजर होगा वो हमारे इनपुट और आउटपुट, मतलब एक्सपेंसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, हमारे प्रॉफिट के लिए भी, मतलब रेवेन्यू के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। साथ ही साथ जो इसमें की जाने वाली इन्वेस्टमेंट होगी ना इस सेंटर में, वो उस इन्वेस्टमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये इन 3 चीज़ों के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसको, इस सेंटर को इन्वेस्टमेंट सेंटर इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे तीनों के तीनों सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के 3 टाइप: एक्सपेंस सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। फिर आते हैं इसमें आगे हमारे एडवांटेजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहले आता है असाइनमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, उसमें हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय कर दिया गया है कि भाई आपका ये काम है, आप इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपका ये काम है, आप इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जिस वजह से क्या है, कोई भी यहाँ पे क्योस नहीं होते। जो बंदा जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अपना काम करेगा और उसके लिए अकाउंटेबल होगा। फिर इसमें सेकंड पार्ट आता है इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस। जब एक पर्सन को उसका काम दे दिया जाए कि भाई आपका ये काम है और आप इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाता है कि नहीं यार, इतने सारे लोगों में सिर्फ मुझे ये काम दिया गया है, तो दैट मीन्स मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे ये काम अच्छे से करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ मोटिवेशन उनमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, ऑटोमेटिकली उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाती है। फिर आता है इसमें हेल्पफुल इन द कोस्ट प्लानिंग। जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम होता है ना, कहीं ना कहीं कोस्ट प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे हम फ्रीक्वेंटली डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाटा की कलेक्शन फ्रीक्वेंटली होती है, चाहे वो कोस्ट से रिलेटेड हो चाहे वो रेवेन्यू से रिलेटेड हो। चौथा इसमें पॉइंट आता है डेलीगेशन एंड कंट्रोल। मतलब कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है मैनेजमेंट की, वो क्या करता है, सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो देता ही देता है, लेकिन उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनको यूज़ करने के लिए अथॉरिटीज़ भी देता है, पावर भी देता है। जिससे क्या होता है कि सारा काम जो होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो स्मूथली रन किया जाता है। क्योंकि देखो, जिसके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके हाथ में अथॉरिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर उसको सिर्फ जिम्मेदारी दे दी और पावर नहीं दी तो कहीं ना कहीं क्योस हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था डेलीगेशन एंड कंट्रोल का। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट आता है हमारा हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। जो ये सिस्टम है ये हमारी मैनेजमेंट को बहुत हेल्प करता है ताकि वो अपने डिसीजंस को क्या कर सकें, अच्छे से ले सकें। क्योंकि यहाँ पे जो डाटा है ना वो रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है, जिससे डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। छठा पॉइंट इसमें आता है कॉस्ट कंट्रोल। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है ना, ये स्पेशली फोकस करती है कॉस्ट कंट्रोल पे। ठीक है, ये अपने मैनेजमेंट को मोटिवेट करती है कि वो इफ़ेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल के सिस्टम को लागू करे। और इसका 7वां पॉइंट आता है यहाँ पे बेसिस ऑफ अप्रेजल ऑफ मैनेजर। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है ना वो एक बेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, किसके लिए बेस प्रोवाइड करती है? जो मैनेजर्स होते हैं उनके अप्रेजल के लिए कि बेस प्रोवाइड करती है।
अगर वो सक्सेस हुए हैं या वो फेलियर हुए हैं, ठीक है, इन दोनों की दोनों चीज़ों से हम एनालाइज़ कर सकते हैं ना कि भाई पर्सन को प्रमोशन मिलना चाहिए या उसका ट्रांसफ़र होना चाहिए या फिर उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट आता है अवेयरनेस अमंग सुपरवाइजरी स्टाफ। देखिए, ये जो इंटरेस्ट और अवेयरनेस होती है ना, ये दोनों चीज़ें ना यहाँ पे इंक्रीज़ होती हैं। इस वाले पार्ट में, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के पार्ट में जो इंटरेस्ट और अवेयरनेस होती है, ये दोनों की दोनों इंक्रीज़्ड रहती हैं। ठीक है, क्योंकि जो स्टाफ है, ठीक है, उसको उनके काम के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया गया है हमने कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ठीक है, तो उनके बीच में एक अवेयरनेस रहती है कि हमें ये काम ढंग से करना है, क्योंकि कल को अगर कोई बात हो जाए तो हमें उस बात को आगे जाके एक्सप्लेन भी करना पड़ सकता है। फिर आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यही है कि इट इज़ हेल्पफुल इन द फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का ही, ठीक है, उसको ही यहाँ पे फॉलो करने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। ये पॉइंट इतना ज़रूरी नहीं है, आप इसमें से बस कोई भी 7 से 8 पॉइंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब आते हैं हमारे शॉर्ट कमिंग्स या फिर हम कह सकते हैं लिमिटेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब एडवांटेजेस तो पढ़ लिए, पर इसकी कोई ना कोई लिमिटेशंस भी होंगी। उसमें से ही पहली लिमिटेशन है हमारी प्रॉब्लम इन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट सेंटर के बेस पे क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। जो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होती है उसको हम सेपरेट रखते हैं और कंट्रोलेबल कॉस्ट को हम अच्छे से एनालाइज करके क्लासीफाई करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि भाई कौन सी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट को इंक्लूड करना है और कौन सी कंट्रोलेबल कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसीलिए ये एक लिमिटेशन है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की। दूसरा आता है डिले इन रिपोर्टिंग। रिपोर्ट आगे भेजने में भी डिले हो सकता है, क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आप बहुत सारे बंदों को उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो, तो हर एक पर्सन क्या होता है, हर एक ग्रुप ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है अपने अपने काम के लिए। और अगर मान लो उसने किसी भी काम में गलती की तो हो सकता है कि वो अपनी रिपोर्ट आगे पहुंचाने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में, एक्सप्लेन करने में असक्षम हो और वो सही से ना कर पाए। तो इस वजह से ही वो रिपोर्टिंग देने में डिले कर सकता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। फिर आती है हमारी थर्ड एंड लास्ट लिमिटेशन, इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। हर एक डिपार्टमेंट में उनकी अलग अलग ज़िम्मेदारी है और ज़िम्मेदारी के साथ साथ उनके पास अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं। इन दोनों ही चीज़ों की वजह से एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से क्लैश कर सकता है, मतलब उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं कि भाई कोई एक डिपार्टमेंट बोलेगा कि नहीं मेरा जो डिसीजन है वो ठीक है, दूसरा डिपार्टमेंट बोलेगा कि नहीं मेरा जो डिसीजन है वो ठीक है, कि हर पर्सन यहाँ पे अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट्स का मामला हो सकता है कि भाई लड़ाई झगड़े बन जाएं, बढ़ जाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की। तो इसी के साथ ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश होता है। आपका बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, इजी कंसेप्ट थे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। आप प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना और मेरे चैनल को लाइक करना, मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तब तक मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।